Assalamualaikum, good morning. Good morning, everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. How is everybody doing this Friday? कल ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई, मौसम अच्छा हो गया, वीकेंड के लिए एवरीथिंग इज़ गुड। एक बात जो कि आप लोग हमें बहुत ज़्यादा ट्वीट कर रहे थे एंड यू वांटेड टू टॉक अबाउट द MD कैट एग्ज़ाम्स जो रिसेंटली अभी एंट्री लेवल टेस्ट हुए हैं, एग्ज़ाम्स कहें या टेस्ट कहें, उसके हवाले से आप लोगों की हमें बेशुमार ट्वीट्स आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे एंड यू वांटेड सम क्लैरिटी। तो आज हम इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी है कि हम आपके लिए वो क्लैरिटी जनाब कल हमने इस सिलसिले में अपने अकाउंट से ट्वीट भी कर दी थी और आपके बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हमें मौसूल हुए हैं और वो तमाम रिस्पॉन्सेज आज हम सरबरा PMC साहब से, डॉक्टर साहब से पूछेंगे। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत से रिजर्वेशंस हैं, कुछ उनका मौक़िफ़ भी लेंगे, कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं, कुछ बात भी उन तक पहुँचाएंगे। अभी भी टाइम है, ही इज़ गोना बी विद अस अराउंड 10 AM। सो आप हमें @JioPakistan TV या फिर @Abdullah Sultan @IHuma हमेशा किसी पे भी लिखकर भेज सकते हैं जो भी आपके सवालात हैं। अच्छा, प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले कल एक खबर मौसूल हुई जिसने बड़ा रंजीदा कर दिया, उसका हम ज़रूर तस्करा कर दें। कौमी अवार्ड याफ्ता सीनियर सहाफ़ी और माहिर अफ़गान उमूर, ऑलमोस्ट हर हफ्ते हमारी इनसे गुफ्तगू हो जाया करती थी जब से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में तब्दीली आना शुरू हुई है। उससे पहले भी रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब कैंसर के आर्ज़े में मुब्तला रहने के बाद he was just 67 and he passed away। अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हर जिसे कहते हैं ना एक गैर मुतनाज़ि शख्सियत जिनका बेलाग और इंतहाई बैलेंस तज्ज़िया होता था और इनकी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑन अफ़गान उमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर अनमैच्ड थी। वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ लोगों की तरफ से इनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है और कबायली इलाका जात के साथ इनका ताल्लुक़। और साथ साथ ये भी आपको बता दें कि आज इनकी नमाज जनाजा सुबह 11 बजे ज़िला मर्दान की तहसील कटलिंग में वाक़ इनके आबाई गाँव में अदा की जाएगी। अच्छा जी, बड़ा अफसोस इसलिए भी हुआ क्योंकि इनसे हम बड़ा कुछ समझ लेते थे। जो कन्फ्यूजन होती थी और ख़ासतौर पे जो पिछली कोई पुरानी कड़ी और आजकल की ज़माने में कोई डेवलपमेंट हो रही है अगर जोड़नी होती थी, ही वॉज अ पावर हाउस ऑफ नॉलेज, तो वो जो है वो डेफिनेटली इट विल बी सोरली मिस्ड। एक और चीज़ जिसको अभी जल्दी से आपको बता दें, और आपको पता है डिटेल तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन कोविड के केसेस जो हैं उनके हवाले से आपको थोड़ी सी अपडेट दे दें, पिछले 24 घंटे की डिटेल दें तो अमवात जो है 83 अमवात, 83 पीपल हैव पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड इन द पास्ट 24 आवर्स। फिगर्स बिल्कुल स्टैटिक उसी तरह ही है, ज़्यादातर ऊपर ही जाते हैं, बहुत कम जिससे हमें थोड़ी सी उम्मीद हो कि कुछ बेहतरी आ रही है, वो फिगर्स अभी हमने देखे नहीं है। देखिए, डेथ्स जब तक ज़ीरो नहीं होंगी वो तब तक हम भी रुकने वाले नहीं हैं और वी हैव टू कीप फाइटिंग दिस। अगर नए केसेस की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में 3689 न्यू केसेस, 3689 और पॉजिटिविटी रेट स्टैंड्स एट 6.03। सो हम बारहा यही कहेंगे, इफ़ यू हैवंट गॉट योर वैक्सीनेशन प्लीज़ अपना टीका लगवाइए, हिफाजती टीका लगवाइए और मास्क पहनिए। बस ये दो एहतियातें कर लें, यू आर गुड टू गो। सो दैट इज़ इट। हम ये ज़बरदस्त गीत, ये नगमे, ये गाने तो शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा ख़ित्ते की सूरत हाल और हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है और ख़ास तौर ये बताना बड़ा ज़रूरी है इसलिए भी क्योंकि हमारे इर्द गिर्द, हमारे नेबरहुड में अगर मुल्क की प्रॉक्सिमिटी आप जियोग्राफिकली देखें तो बहुत फ़र्क पड़ता है हम पे कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो इसलिए इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन। लिहाजा आपको जल्दी से बता देते हैं कि अफगानिस्तान में क्या डेवलपमेंट्स हैं। तालिबान हुकूमत की अबूरी काबीना कल हलफ उठाएगी और हलफ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान, चाइना, टर्की, इजिप्ट, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, रशिया और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदे जो हैं वो शरीक होंगे। दूसरी तरफ कल दौरा पाकिस्तान पर आए अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह विलियम बर्न्स ने आर्मी चीफ और DG ISI से मुलाकात की। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आई और विलियम बर्न्स ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ किरदार और इक़दामात को सराहा। CIA सरबराह के दौरा पाकिस्तान से साफ जाहिर है अमरीका अफगानिस्तान से चला तो गया लेकिन इसकी दिलचस्पी ख़त्म नहीं हुई। अफगानिस्तान के इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार अहम तरीन है। शुरू से ही पाकिस्तान ये बात बावर कराता रहा है और तालिबान के इक़दामात को दुनिया बगौर देख रही है। काबुल में तालिबान के खिलाफ ख़वातीन के मुज़ाहरे भी जारी हैं, जिसकी कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को तालिबान की जानिब से शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। सो दिस इज़ ऑल्सो वन साइड ऑफ द पिक्चर। तालिबान ने ख़वातीन की क्रिकेट पर भी पाबंदी लगा दी है। ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेट बोर्ड ने ख़वातीन क्रिकेट पर पाबंदी की सूरत में अफगानिस्तान में मर्दों की
क्रिकेट टीम के साथ टेस्ट मैच ना खेलने की धमकी दे दी है कि अगर आप अपनी खवातीन टीम को नहीं भेजेंगे तो हम आपकी मर्दों की टीम से भी नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट 27 नवंबर से स्केड्यूल्ड है और वजीर हायर एजुकेशन मुल्ला अब्दुल बाकी के ताज़ा बयान से भी एक तशवीश की झलक नजर आ रही है। ही इज़ द मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन, ये इनका टाइटल ज़रूर जहन में रखिएगा। लग रहा है कि तालिबान जदीद साइंसी तालीम को तरजीह नहीं दे रहे या नहीं देंगे। वजीर मौसूफ का फरमाना है कि हाई स्कूल या कॉलेज की डिग्री इज्जत नहीं देती। अफगानिस्तान में हुकूमत आज मदरसे के तलबा में है, सो उन्होंने कह दिया कि आज मदरसे के तलबा जो हैं वो बरसर इक़्तिदार हैं। तो फिर एक पॉइंट इन केस तो आता है ना क्वेश्चन के हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री ही क्यों? मतलब जब आप हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो आपने वो मिनिस्ट्री क्यों बनाई है? आई वॉश। इससे पहले तालिबान ने वादा किया था कि वो तमाम इकाइयों को हुकूमत में शामिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर 33 रुकनी उनकी काबीना है तो उसमें से 30 पख्तून अफराद हैं, मर्द हैं, खातून कोई भी शामिल नहीं है। खवातीन को हुकूमत से दूर रखा गया है। तालिबान को अगर अपनी हुकूमत को दुनिया से तस्लीम कराना है तो दुनिया के थोड़ा सा साथ भी चलना पड़ेगा। तालिबान अपने हाथों से पीछे हटते, अपने वादों से पीछे हटते गए, अपनी बातों से पीछे हटते गए और ज़ाहिर है अपनी नज़रियात को ज़बरदस्ती ठूंसते गए अपने आवाम पर। तो ये वही गलती होगी जो उन्होंने पहले भी की है और पहले भी आपको पता है वादे वईद थे इस तरह के ख़वातीन को पढ़ने की इजाज़त होगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने ही है। ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम कर लें। जी बिल्कुल, सीनियर तजियाकार नहीं, पहले तो हम बात करेंगे पहले लेटेस्ट शकील फरमान काबुल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे, इनसे बात कर लेते हैं। आपसे सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान को इक़्तिदार संभाले 1 माह के करीब हो गया है, तो इस वक्त आम आदमी की सूरत हाल क्या है? ये हम सबसे ज़्यादा जेन्युइनली इंटरेस्टेड इसी में है। कॉमन मैन के हालात क्या हैं और क्या सब कुछ मामूल पर आता नज़र आ रहा है आपको? जी, अफगानिस्तान में हालात मामूल पर आना शुरू हो गए हैं और सरकारी और निजी स्कूल जो हैं वो खुले हैं और वहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी खुली हैं, ताहम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अभी तक नहीं खुली हुई। जो सरकारी एहलकार अपनी ड्यूटीज़ पर नहीं आ रहे थे उनमें अहम ओहदों पर फाइज अफसरान अपनी ड्यूटीज़ उन्होंने ज्वाइन कर ली हैं, ताहम जो निचला अमला है उसको कायल किया जा रहा है कि वो आएँ और अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करें। काबीना अरकान भी अपने दफातर में बैठ रहे हैं और लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। मुल्क में बेरोज़गारी, महंगाई एक बड़ा मसला है और इसी तरह जो है लोगों का कारोबार भी मुतासिर हुआ है और लोगों की तालिबान से ये उम्मीद है कि वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे उनके ये मसले हल होंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर शहरी बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनका कहना है कि जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। हमने देखा है काबुल में मुख्तलिफ जगह पे जो है तालिबान जो है खड़े हैं और वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, थिंग्स हैव स्टार्टेड टू नॉर्मलाइज और रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामूलात हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं। शकील फरमान अली वाज अपडेटिंग अस फ्रॉम काबुल। अभी हम ज़रा तज्जिया लेते हैं, पर्टिकुलरली ये CIA के सरबराह का ताज़ा दौरा पाकिस्तान। सीनियर तज्जियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, अमरीका अफगानिस्तान से जा चुका, लेकिन ज़ाहिर है दिलचस्पी ख़त्म नहीं हो सकती है उनकी और रिजर्वेशंस भी हैं उनके। अमरीकी CIA के चीफ भारत के गए और उसके बाद फिर पाकिस्तान आए हैं। अस्करी क़यादत से बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। क्या खबरें आपके पास? क्या रिजर्वेशंस हैं कुछ जाहिर की जा रही हैं या जो प्रोसेस चल रहा है उस पर एतमाद का इजहार किया गया है? और हम ये भी क्या कह सकते हैं कि अमेरिका को बारहा ये बावर हो गया कि पाकिस्तान से बात किए बगैर या पाकिस्तान को एंगेज किए बगैर कुछ नहीं हो सकता इस मामले का? अमरीकी अफ़गानिस्तान से इनखला के लिए जो जवाब पेश करते हैं वो यही है कि अब उनकी तवज्जो चीन पे रहेगी। तो चीन के तनाजुर में भी उनके लिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बदस्तूर अहम रहेंगे। और दूसरा, कई हवालों से अब भी तालिबान अमेरिका के भी मुहताज रहेंगे, क्योंकि ब्लैक लिस्टिंग का जो मामला है वो UN ने या अमेरिका ने अभी तक हल नहीं किया है। तो इसके बाद भी अमेरिका अफ़गानिस्तान में एक और शक्ल में इन्वॉल्व रहेगा और पाकिस्तान पे भी वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा अफ़गानिस्तान के मामलात को अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ले जाने के लिए। तो पाकिस्तान की यकीनन अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने से पाकिस्तान की अहमियत भी बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की आजमाइश भी बड़ी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान वेस्ट के हस्ब मंशा किरदार अदा नहीं करता
तो अमेरिका और उसके तमाम इत्तेहादी अफ़गानिस्तान में अपनी नाकामी के लिए भी मलबा पाकिस्तान के कांधों पे डालेंगे और पाकिस्तान पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी दबाव डालेंगे, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान पे अगर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगती हैं तो पाकिस्तान को फिर अफ़गानिस्तान का बोझ भी उठाना पड़ेगा। इसलिए अहमियत भी पाकिस्तान की बढ़ गई है और आजमाइश भी पाकिस्तान की बढ़ गई है। अच्छा साफ़ी साहब, ये भी बताइएगा कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि दुनिया तालिबान हुकूमत के साथ चले, लेकिन वहाँ से जिस तरह की हुकूमती टीम सामने आई है उसमें पाकिस्तान तक की कौमी हुकूमत बनाने की सिफारिश भी नहीं मानी गई। तो इस तरह तालिबान को तस्लीम करना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला नहीं बन जाएगा? जो चीज़ कुछ सेटिस्फाई अगर ना कर रही हो तो वो किस तरह मानेंगे कि जी ये बिल्कुल एक लेजिटिमेट और इंक्लूसिव हुकूमत है? तालिबान ने जिस तरह हुकूमत बनाई है और जिस तरह के अफराद उसमें शामिल किए हैं वो अपने तय तो इंक्लूसिव कहते हैं, लेकिन दुनिया उसको इंक्लूसिव मानने को तैयार नहीं है। इस हुकूमत को इस शक्ल में अमेरिका और वेस्ट की तरफ से तस्लीम करने का तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अलबत्ता रूस, चीन, ईरान, वस्ती एशियाई रियासतें वो शायद इसको तस्लीम कर दें, लेकिन उनमें से भी हर एक का अपना अपना एक डिमांड लिस्ट है। रूस का डिमांड वो वहाँ पे दाइश और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और वहाँ पे ड्रग की पैदावार से मुतालिक हैं। सेंट्रल एशियन रियासतों के अपने डिमांड्स हैं, वो भी कम व बेश रूस से मिलते जुलते हैं। अलबत्ता ताजिकिस्तान वो ताजिकों के लिए नुमाइंदगी चाहता है। चीन को इन चीज़ों से ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता कि जमहूरियत है या नहीं है, या किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है, लेकिन वो जो वहाँ पे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM है उसकी मौजूदगी के हवाले से उनके डिमांड है। और ईरान एक तरफ तो अपने करीबी लोगों को हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहता था जो तालिबान की सफ़ों में उनके करीब थे, और दूसरा उनका जो डिमांड है वो हज़ारा कम्युनिटी से मुतालिक है। यही सूरत हाल पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान के मुतालबात TTP वगैरह से मुतालिक हैं। तो अगर अमेरिका और उनके मायारात पे इस हुकूमत का पूरा उतरना तो नामुमकिन नज़र आता है, लेकिन जो पड़ोसी ममालिक और चीन, रूस हैं वो शायद इनको तस्लीम कर लें, बशर्त ये कि तालिबान अब इस वक्त इन ममालिक के जो ख़दशात हैं उनको रफ़ा कर लें। अच्छा साहब, सब जदीद दुनिया में बड़ी अहम जिस मामले पे सबकी नज़रें हैं वो है ख़वातीन से मुताल्लिक अफ़गानिस्तान में सूरत हाल, ख़वातीन के हकूक़। तालिबान के अब तक के जो इक़दाम हैं वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि वो इस मामले में लचक दिखाने को तैयार नहीं है। तो क्या रवैया बदलने का कोई चांस है, कोई तब्दीली आ सकती है, या दुनिया को अगर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना है तो जैसे हैं जिस हाल में हैं वैसे ही मानना होगा? उनकी पिछली हुकूमत में तो ख़वातीन के तालीमी इदारे तक बंद थे। अब उन्होंने तालीम की इजाज़त दी है और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, लेकिन सिर्फ पर्दे की शर्त लगाई है और उनके लिए अलग अलग रहने की शर्त लगाई है, यानी क्लासेस के अंदर तकसीम की। और दूसरा, पिछली मरतबा जो ख़वातीन थी उनको मुकम्मल बुरक़े के बग़ैर, जो एक मखसूस अफ़गानी स्टाइल का बुरक़ा है उसके बग़ैर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। अब के बार उन्होंने स्कार्फ़ के साथ उनको, यानी जो पर्दे का आम तस्वर है उसके मुताबिक सरगर्मियों की इजाज़त दे दी है। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट या दीगर डिपार्टमेंट में जो ख़वातीन हैं उनको भी काम करने की इजाज़त दे दी गई है। हत्ता कि मीडिया पे भी ख़वातीन को पर्दे के साथ काम की इजाज़त दे दी गई है। तो तालिबान के पिछले दौर के मुकाबले में तो अब ये बहुत बड़ी तब्दीली है। लेकिन जो इस वक्त वेस्टर्न मायारात हैं ख़वातीन की आज़ादी से मुताल्लिक, या फिर डेवलप्ड वर्ल्ड के जो मायारात हैं, तो उस मायारात पे तो यकीनन अभी तक ख़वातीन से मुतालिक तालिबान का अप्रोच पूरा नहीं उतर रहा, और ना मुस्तक़बल करीब में वो पूरा उतर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका साफ़ी साहब। और साफ़ी साहब के मुताबिक जो पिछली तालिबान की हुकूमत भी, उसमें तो ख़वातीन के तालीमी इदारे भी बंद थे, एज इन देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गर्ल्स गेटिंग एजुकेशन। इस मरतबा
बड़ी तब्दीलियां आई हैं। एक तो वो शटल कॉक बुरके की शर्त नहीं है, सो आप बुरका पहन के और स्कार्फ लेके यू कैन डू योर थिंग्स एंड यू कैन रोम अराउंड। ऑल्सो मतलब आई एम अज्यूमिंग, वैसे किसी ने कहा नहीं है कि ख़वातीन अकेले भी अगर जाएं अपने कॉलेजेस अपने कामों पे बाजार में तो अकेले भी जा सकती हैं। पहले आपको पता है ना इस पर भी पाबंदी थी। पाबंदी क्या थी? एक वो अनसेड किस्म का रूल था कि अकेले खातून नहीं हो सकती, कि साथ उसका बेटा या बाप या शौहर भाई कोई ना कोई महरम होना बहुत ज़रूरी है। तो अब वो भी हमें नहीं पता कि वो वाली चीज़ है कि नहीं है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का ख़वातीन की तालीम से मुताल्लिक़, ख़वातीन की हकूक़ से मुताल्लिक़ अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें उन्होंने तशवीश का इजहार किया और वो कहती हैं कि अमरीकी सदर को अफ़गान शहरियों ख़ुसूसन ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुछ करना होगा। अफ़गान शहरियों के लिए जुर्रतमंदाना इक़दामात करना होंगे। और साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए भी उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को भी अफ़गान मुहाजिरीन के लिए सरहद जो है वो खोलने के लिए ख़त जो है वो लिखा गया है। ये मलाला का कहना था। शी इज़ वेरी कीन एंड वेरी कंसर्न कि रेफ्यूजीज़ जो हैं उनके लिए क्या होगा और पड़ोसी ममालिक को अफ़गान मुहाजिरीन के लिए अपनी सरहद खोलनी चाहिए। ये भी मलाला यूसुफजई का कहना था। अच्छा जी, सो एनीबडी हु हैज़ एनी इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली ट्राई तो यही किया जा रहा है कि वो रिपीट ना हो जो 20 साल पहले की कहानी थी। और अब जो भी हुकूमत अफ़गानिस्तान में आए और जो आ गई है वो औरतों के लिए, बच्चों के लिए और वैसे प्रोग्रेशन के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी हो। थोड़ी सी मौसम की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि कराची का मौसम तो आजकल, अभी हमने गाना भी सुना, मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये गाने इसलिए इस तरफ देख के कहा ही नहीं है, मैंने आप सबको देख के कहा। आई गॉट इट। चले, ठंडी ठंडी हवा टाइप भी कुछ इस किस्म की लाइन भी थी। सॉरी, पूरे मुल्क में बारिश हो रही है, बस इतना ही कहना था आपको। लेकिन कराची का मौसम ज़बरदस्त हुआ है, उसकी भी बात कर लेंगे। लेकिन लाहौर में भी गरज चमक के साथ बारिशें जो हैं वो बिल्कुल चल रही हैं और लाहौर का मौसम इस वक्त बहुत ही सुहाना है और अब्दुल्ला को बहुत ही गाने याद आ रहे हैं। उससे बहुत से हमने सुना भी दिए हैं, लेकिन अभी हम ज़रा लाहौर के मौसम का अहवाल जानते हैं और नवीन अली हमें बताएंगे। ऑलराइट, ओवर टू यू नवीन। जी, शहर लाहौर का मौसम तो इस वक्त इंतहाई खुशगवार, इंतहाई सुहाना मौसम है क्योंकि सुबह सुबह जब आँख खुली तो आसमान पर काले गहरे घने बादल थे, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बादल गरज भी रहे थे और देखते ही देखते बिजली भी कड़कने लगी और बादल बरसने भी लगे। और ऐसे बरसे हैं कि इस वक्त लाहौर के यानी तकरीबन पूरे लाहौर के अंदर मूसलाधार बारिश हो रही है और इस तेज़ बारिश ने गर्मी और हब्स के छक्के छुड़ा दिए हैं। मौसम इंतहाई सुहाना हुआ पड़ा है। अभी सूरत हाल ये है कि बारिश के बाद लाहौर के तमाम तर इलाके इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, कोई सड़क, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर पानी ना हो। अब दूसरी तरफ जो वासा है, वासा इंतज़ामिया है, वो भी इस वक्त मुतहरक नज़र आ रही है क्योंकि इन बारिशों से पहले ही उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी प्लान की थी कि उन्होंने किस तरह से उस पानी से निपटना है। तो अभी वो सफाई सुथराई का भी निज़ाम रखे हुए हैं, जगह जगह पे मशीनें भी लगाई हुई हैं, वासा के वर्कर्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि काम कर रहे हैं और पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है, मौसम अच्छा है क्योंकि इस बारिश के बाद ही मौसम अच्छा हुआ है। इससे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हब्स था। अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 24 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिशों का ये जो नया सिलसिला लाहौर समेत पंजाब भर में दाखिल हुआ है ये तकरीबन एक दिन और जारी रहेगा। इसी तरह से बादल वक्फे वक्फे से गरजते भी रहेंगे, बिजली भी कड़केगी और बादल बरसते भी रहेंगे, जिसके बाद मौसम बेहतर होगा, गर्मी और हब्स में भी वाज़ेह कमी आएगी। जी अच्छा नवीन, जहाँ खड़ी हुई है ना, मुझे अपना सारा बचपन याद आ गया और ये हमारे बचपन से इस जगह पे सैलाब होता है। ये है क्वीन मैरी कॉलेज के सामने, इसको बिल्कुल आगे ही शालीमार रोड पे हमारी नानी का घर था, मेन पे ही। और हम यही ये नानी को हेलो है ना नानी तो अब इस दुनिया में नहीं रही लेकिन उनका घर अभी भी मौजूद है। खैर नोबडी लिव्स देयर, लेकिन ये सड़क पे जितना पानी अब होता है आज से 25 साल पहले भी उतना ही पानी होता था और हम इस पानी में कागज की मेंटेन किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। लेकिन वैसे बाय द वे लाहौर के जब कोई शॉट्स आते हैं ना, पंजाब से कोई भी शॉट्स हम देखते हैं बारिशों के, तो वो जो ग्रीनरी होती है और वो इतनी धुल के क्या ज़बरदस्त लग रही होती है कि थोड़ा सा हमें जेलसी भी फील होती है बिकॉज यहाँ जब बारिश
होती है तो इट्स मोस्टली कंक्रीट और उसी पे पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन एक्चुअली आजकल कराची भी बड़ा धुला धुला लग रहा है, आई मस्ट कन्फेस। ओके, बारिश तो आ रही है और कौन कौन आ रहा है? मियां नवाज शरीफ भी प्रॉब्ली आ सकते हैं। सो इत्तलात तो हैं, अब कितनी सच हैं कितनी अभी सिर्फ बातें ही हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मियां नवाज शरीफ लंदन से वापस प्रॉब्ली आ सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का नंबर 1 टारगेट भी है वैसे वापस लाना, और उनकी वापसी के लिए हर कोशिश जो अब तक की गई है बेकार ही साबित हुई है। मगर अब नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बड़ा दावा सामने आया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ बड़े यकीन से दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इसी साल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, जावेद लतीफ ने सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि ये भी कहा वो चौथी बार वजीर आजम भी बनेंगे। सुन ले उनका क्या कहना था। नवाज शरीफ फिर आ रहा है और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है और नवाज शरीफ को ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम को इस भंवर में फंसे हुए देखकर बाहर नहीं रह सकता। वो इस कौम की क़यादत करने के लिए खुद आ रहा है। एक इलाज जो मुकम्मल नहीं भी मगर जो कौम का इलाज 3 सालों से किया जा रहा है उसके मदावे के लिए वो ज़रूर आ रहा है। नून लीग के कायद इलाज की गर्ज से 19 नवंबर 2019 को लाहौर से लंदन गए थे। लीगी रहनुमाओं ने उनकी वापसी के बारे में जब भी पूछा गया उनका जवाब क्या होता था, ये भी आपको ज़रा रिमाइंड करवाना चाहते हैं हम। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी वो पहले दिन वापस आएंगे। मियाँ साहब भी जब उनको डॉक्टर्स वहाँ पर ना इजाज़त देंगे वो पेश होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ को पार्टी ने ये दरख्वास्त की कि जब तक उनके मौलजीन इजाज़त नहीं देंगे वो अपना इलाज मुकम्मल करा कर पाकिस्तान आएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हुकूमती कैंप की जानिब से नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के बारे में बड़े बड़े दावे सामने आए। कभी इंटरपोल तो कभी बरतानवी हुकाम का नाम लेकर अपने वोटर्स को उम्मीद दिलाई गई कि नवाज शरीफ की वापसी बस चंद दिनों की बात है। सुनिए जरा। तकारीर वो लोग कर रहे हैं या वो शख्स कर रहा है जो कि आपको मालूम है कि यहाँ पे धोखा दे के अदालतों को, पूरे सिस्टम को, वो यहाँ से चला गया है और अभी अंग्रेज़ों के वतन में बैठा है। इंशाल्लाह आप जिस तरीके से लंदन में है जल्द आप पाकिस्तान आपको वापस लाया जाएगा और आप अदालत में ये तकरीर करिएगा। और जो उस वक़्त मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने बाहर भेजा उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये गलती थी उनको बाहर भेजना, क्योंकि ये केस नैब का है। नैब अब इसके ऊपर, क्योंकि खुद आने के तो हैं नहीं, इसके ऊपर एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट फाइल करें। ये सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। अच्छा, अगर नवाज शरीफ वाकई इस साल वापस आ जाते हैं तो मुल्की सियासत में तो बदलाव आ ही सकता है। PDM और पीपल्स पार्टी लेकिन इस वक्त दस्तों गिरबान है। बिलावल ने तो PDM को हुकूमत का सहूलत कारी करार दे दिया। लिसन टू हिम। दोगला पॉलिसी नहीं चलेगा। या आप अपोजिशन का हिस्सा में खड़ा हो या ऐलान करे कि आप हुकूमत के सहूलतकार हो। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, उस वक्त भी पीछे हटे। ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट की इज्जत की बात हो और जब वोट का इस्तेमाल का वक्त आए या भाग जाए। ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट की इज्जत की बात हो और बाय इलेक्शंस की वक्त हो तो आप बॉयकॉट की बात करें, मगर सेनेट के इलेक्शन का मौका आता है तो वहाँ बॉयकॉट का बात हो। ऐसे नहीं हो सकता है कि वोट की इज्जत की बात हो तो हम कहें कि वोट इस्तेमाल करो, बिजदार को भगा दो, वोट इस्तेमाल करो, इमरान को घर भेजो। अवाम तंग है, आपकी वजह से हमसे भी नाराज हो रहे हैं। आप तैयार नहीं हुए तो अवाम आपको माफ नहीं करेंगे। और आपको बताएं कि सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान बिलावल के बारे में भी ऐसी ही राय रखते हैं और उनका कहना है बिलावल ने इस्टेब्लिशमेंट से डील करके ख़ुद को हुकूमत के साथ जोड़ लिया। जो पेशकश बिलावल को हुई उन्होंने ठुकरा दी थी। अगर हमने बिलावल ही को PDM कहना है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कौन खेला है, PTI का ब्रैकेट कौन हुआ है। हम तो वो सियासत नहीं करेंगे कि जिसमें बिलावल हुए हैं। फिलहाल हुआ है। ये जो ऑफ़र उनके पास आए हैं वो ऑफ़र हमारे पास भी आए हैं, हमने नहीं माने जी।
ताज्जुब इस बात पर है कि बाकायदा इस्तीफ़ों का ऑप्शन मौजूद है हमारे एलामिया में, और उसका एकदम इनकार कर देना। हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ हमारे नोटिस में है, लेकिन हम दो महाज नहीं खोलना चाहते। मैं लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी मौलाना फजलुर रहमान के दावे पर मोहर लगा दी है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक वक्त में उनकी ये राय रही है कि जी आप जो है वो इन हाउस तब्दीली लाएं और आप जो है ये लॉन्ग मार्च की तरफ जो है वो ना जाएं। ये बात जो है ये वहाँ उस वक्त जब पीडीएम की ये मीटिंग्स हो रही थी जिसमें लॉन्ग मार्च का और लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफ़ों का ऑप्शन अपनाया जा रहा था, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ था कि आप इन हाउस की तरफ जाएं और आप इस तरफ जो है वो ना जाएं, जो कि उस वक्त पीडीएम की क़यादत ने तस्लीम नहीं किया। इस बात को मैं अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है, मैंने नहीं सुनी उनका इंटरव्यू, तो ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त ये बात जो है वो सुनाई दी। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं। ऑपोजिशन की आपस की लड़ाई के अलावा मियां साहब को अपनी ही जमात में जारी दो मुख्तलिफ बयानियों की जंग को भी डील करना होगा। कानूनी चैलेंजेस से निपटना भी आसान ना होगा। साथ ही उनकी वापसी हुकूमत के लिए नया सियासी चैलेंज बन सकती है। और क्या होता है, आते भी हैं कि नहीं आते हैं? पहला सवाल तो ये है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जिन्होंने दावा किया, जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ रहा है कि मियां नवाज शरीफ सेहत ठीक होने पर आएंगे, या जब उनकी जान को ख़तरा नहीं होगा तब आएंगे, या जब उनके खिलाफ कायम नाजायज मुकदमात खत्म होंगे तब आएंगे? तो ये तो फिर ना होने वाली बात ही थी। अब आपने भरे मजमे में ये कह दिया है कि इस बात का इंतजार नहीं किया जाएगा कि वो कब आएंगे, वो इसी साल आएंगे। आपकी बात हुई है, आपको कुछ इशारा किया है, उन्होंने दिया है, या फिर पार्टी की तरफ से आप ये मौक़िफ़ दे रहे हैं, ये डिसाइड हो गया है ही इज़ गोइंग टू कम बैक दिस ईयर? हमारा मौक़िफ़, जमात का मौक़िफ़ आज भी वही है, मगर हालात हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। हालात हक़ाइक़ ये हैं कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत को जब जब ख़त्म किया गया ताकत के ज़ोर पर, मुल्क हर शोबे में पीछे गया। और इस दफ़ा तो हालत ये है कि चंद फ़ीसद लोगों के अलावा पूरी पाकिस्तानी कौम के हाथ जो हैं वो ज़मीन को लग गए हैं। अच्छा, चले इस बात पे बात करते हैं कि अगर आपकी बात ठीक है और नवाज शरीफ पाकिस्तान आने वाले हैं, तो हुकूमत तो ये क्रेडिट लेगी कि बरतानिया में वीज़ा ना मिलने पर मायूस होकर आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी खत्म हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसपे बिल्कुल हुकूमत ये समझ सकती है कि उन्हीं के दबाव की वजह से वापस आ रहे हैं और जेल में डाल दिया जाएगा उनको एंड ऑल दैट। तो नवाज शरीफ की आमद का सियासी फ़ायदा हुकूमत को ज़्यादा नहीं मिलेगा? मतलब आप लोगों को तो इसमें कोई फ़ायदा होगा नहीं। देखें, बात सीधी सी है कि यहाँ सियासी फ़ायदे का या हुकूमत करने का सवाल नहीं है। मैं जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ और कौम जानती है, जिस शख्स ने कौमों मुल्क की खातर अपनी हुकूमत गंवा ली, आइन कानून की बालादस्ती के लिए सज़ा काट ली, जिस शख्स ने अपनी बेटी को हाथ पकड़कर जेल जाना कबूल कर लिया मगर आइन कानून की बालादस्ती पर यकीन रखा, वो शख्स आज पाकिस्तानी कौम को इस भंवर में फंसे हुए देखते हुए भी क्या पाकिस्तान से बाहर रह सकता है? इसलिए ये मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए नवाज शरीफ कौम की क़यादत करने पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा मियां साहब, अब आपकी बातों से लगता है कि आप नवाज शरीफ की वापसी ज़रूरी समझते हैं। आपको क्या लगता है उनके आने से क्या फ़ायदा होगा? मुस्लिम लीग नून के बयानी की जो जंग है उससे पार्टी को तो नुकसान पहुंचा है, उसमें कुछ सेटलमेंट आएगी, वोटर सपोर्टर को हौसला मिलेगा, और ये जो बात की जाती है उनकी तरफ से कि जनाब ये भागे हुए हैं हुकूमत की तरफ से, और ज़ाहिर है उनके उस नैरेटिव का भी प्रॉब्ली ख़ात्मा हो सकता है। देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि नवाज शरीफ को राज़ी करने के लिए पाकिस्तान की कौम की, रियासत पाकिस्तान की क़यादत के लिए चौथी बार पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो खैर खां हैं पाकिस्तान के, वो मुतहर्रक हो चुके हैं और वो नवाज शरीफ को इस बात पर राज़ी कर रहे हैं कि चौथी दफ़ा वो पाकिस्तानी कौम की रियासत की क़यादत के लिए राज़ी हो जाएं। वजह यह है कि इस भंवर से निकालने के लिए कोई तजर्बाकार
रखने वाली क़यादत जो है जिसको दुनिया भी मान रही हो, वो नवाज शरीफ के अलावा मौजूदा रजीम में कोई और नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ तक तल्लक है किसी डील का, तो मैं ये आपको वाज़ह कर दूँ कि जो निकालने वाले हैं शायद उनका गुस्सा मैं नहीं जानता कि ठंडा हुआ है या नहीं, मगर ये हर एक को अदराक हो चुका है कि हुआ गलत है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, हमसे बात कर रहे थे। और अब अगर वो वापस आते भी हैं तो दोनों का मौक़िफ़ जो है ना वो सुनने वाला होगा। हुकूमत कहेगी कि उनको बंद गली में धकेल दिया था, ही डिडंट हैव एन ऑप्शन सो ही हैड टू कम बैक, और मुस्लिम लीग नून ऑब्वियसली यही कहेगी कि वो मुल्की हालात देखकर इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि वो वापस आ गए। आई नो कि मुझे कौन सी ज़्यादा अपील कर रही है। इट्स द फर्स्ट वन। आई थिंक ही रियली हैज़ नो ऑप्शन एनीमोर एंड ही हैज़ टू कम बैक। अच्छा जी, साबिक कप्तान सरफराज अहमद न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान समेत वर्ल्ड कप टी20 स्क्वाड में शामिल नहीं हैं, और वो टी20 के कौमी टीम के साथ बायोसिक्योर बबल का हिस्सा भी नहीं है। ऐसे में वो फरागत के लम्हात कैसे, बेसिकली हाउ इज ही स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? वो अपने बेटे को लेकर कराची की सड़कों पर बाइक पर घूम फिर रहे हैं। लेट्स वॉच हिम, लेट्स वॉच हिम। किधर जा रहे हैं, दिखाएं किधर जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ये तो कोई भी हो सकता है, ये तो कोई भी हो सकता है। अभी आएंगे। ऐसे आप हमारी तहकीक पे सवालात ना उठाइए। ओके फाइन। ये देखिए, मैं इस तरह इधर उधर हो रही हूँ जैसे मैं सामने से देख लूंगी। सो पीली और सफेद स्ट्राइप्स वाली कमीज में, पीली और सफेद स्ट्राइप वाली कमीज आपको कहीं भी नजर आए तो सरफराज बाइक पे हैं। छोटे अब्दुल्ला, इनके बेटे का नाम भी अब्दुल्ला। ओह नाइस, क्यूट। अच्छा ये सरफराज अहमद ही है, हम तो वैसे ढूंढ रहे थे, बट we just wanted to tell you what he's doing these days. So he could be just traveling from place A to point B, कुछ इस किस्म का कर रहे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत कोई सैर कर रहे हैं, क्योंकि सैर वाली ट्रैफिक लग नहीं रही मुझे। हाँ, और माहौल भी नहीं है कोई सैर वाला। नहीं। So अगर आपको लगता है कि इन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था और बायोसिक्योर बबल में होना चाहिए था, जो बहुत से लोगों को लगता है, क्योंकि इन्हें स्क्वाड में शामिल होना चाहिए था, तो आप हमें आज जियो पाकिस्तान टीवी पे लिख के बताइएगा कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। अभी हम अब हम ज़रा एक और बात करते हैं और आपको बताएं, और ये ऐसी बात है, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, सो लेट्स टॉक अबाउट इट हेयर एज वेल। कोरोना वबा ने सेहत के साथ साथ इंसानी नफ्सियात पर भी गहरा असर किया है, और सेहत और माशी मसाइल की वजह से भी जहनी दबाव में इजाफा हुआ है। घरेलू तशद्दुद और अमवात की खबरें मामूल का हिस्सा बन चुकी हैं बिकॉज ऑफ दिस, और समाजी और तफरीही सरगर्मियाँ महदूद होने से हर एक शख्स की नफ्सियात जो है वो बदल चुकी हैं। इवन वी कैन क्लेम दैट, एक्चुअली हम बिल्कुल इस बात से अग्री भी करेंगे, बिकॉज वी हैव सीन दिस इन द पास्ट ईयर एंड हाफ। बच्चों पर भी नफ्सियाती दबाव बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक स्कूलों की बंदिश से दुनिया भर में 75 करोड़ से ज़ायद स्टूडेंट्स मुतासिर हुए हैं। 75 करोड़ जी, समाजी ताल्लुकात और ज़हनी नशोनुमा का अमल सुस्त हो गया है। तालीम के लिए ऑनलाइन क्लासेस बेहतर मुतबादिल साबित नहीं हो सकी, ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, नहीं हो सकती ऑनलाइन क्लासेस, बेहतर मुतबादिल नहीं हो सकती। मुश्किल है बिल्कुल। और दोस्तों और क्लास फेलोज से मिलना जुलना भी बंद रहा है। आपको बताया, छोटे बच्चे वबा के आगाज़ से अब तक दुनिया को टीवी और मोबाइल स्क्रीन्स के ज़रिए ही देखकर बड़े हुए हैं। लिटरली जो 2.5, 2, 3 साल वाले बच्चे हैं ना, उन्होंने तो यही देखा है। ये तय है कि वबा के दौरान नशोनुमा पाने वाली ये नस्ल पहले वालों से मुख्तलिफ होगी। तो बच्चों की लर्निंग, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है ये थोड़ी सी अब ज़रा डिफरेंट होंगी। और आपको पता है, ये पूरी जनरेशन जो इस वक्त बड़ी हो रही है ना, छोटे बच्चों जिनकी बात हम करें, ये कोविड जनरेशन जो है, इसके लिए एक नई टर्म भी कॉइन की गई है। ऑल दोस्त जो कि पेंडेमिक से बिल्कुल थोड़ा अर्से पहले पैदा हुए, ये पेंडेमिक में पैदा हुए, उसी में बड़े हो रहे हैं, ये जनरेशन कोविड का नाम दिया गया है। जनरेशन कोविड का नाम दिया गया है। आपको बताएं ना, पीसीबी के आइन के मुताबिक जो बोर्ड है वो सिलेक्शन और इन मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन अब अपेरेंटली रमीज़ राजा साहब की हर मामले में दखल अंदाजी करने की इत्तलात हैं, और अभी तो ही हैज़ नॉट इवन टेकन चार्ज ऑफ हिज पोस्ट। सो
अच्छा, वो भी इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है द टॉपिक एट हैंड जिसका इंतजार भी है, बहुत से स्टूडेंट्स हमें देख भी रहे होंगे, बैकग्राउंड थोड़ी सी दे दें। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ज़ेर इंतजाम होने वाले कंप्यूटराइज्ड एंट्री टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों की बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं और बोलान मेडिकल कॉलेज में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा एंट्री टेस्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ कोयटा में सरापा एहतजाज है। तलबा का दावा है कि टेस्ट में कई सवालात सिलेबस से हट कर पूछे गए, यानी सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जो थे वो सवाल दे दिए गए। तलबा की अक्सरियत टेस्ट क्लियर नहीं कर सकी और टेस्ट में नताइज की शफाफियत जांचने का भी कोई तरीक़ेकार नहीं है। घंटों तक जारी रहने वाले मुजाहरे के दौरान शहर में शदीद ट्रैफिक जाम भी रहा। तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने धावा बोल दिया, लाठी चार्ज भी किया, जख्मी हुए कुछ तलबा, 20 से ज़ायद को गिरफ्तार भी किया गया, जिन्हें कुछ देर बाद रिहा भी कर दिया गया। एहलकार आए हैं, पुलिस इंतजामिया आई है, वहाँ पे हमारे आम स्टूडेंट पर जो बच्चे थे, तलबा थे, FSC के मैट्रिक के स्टूडेंट थे, उन पर तशद्दुद किया है, उनके सरे पोड़े किए और उनमें से अब तक कुछ को लापता किया है। आज सुबह जो है ना दोस्तों ने एहतजाज की है, PMC के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट दिए उन्होंने एहतजाज की, उस एहतजाज पे उन्होंने लाठी चार्ज की। उसके बाद जो है ना फिर से स्टूडेंट सरापा एहतजाज थे और वो उन्होंने एक रैली निकाली, उस रैली पर दोबारा जो है ना लाठी चार्ज हुई। चलें जी, डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम एज एन नुमाइंदा क्या, बेसिकली दे आर द वन हु डील विद एवरीथिंग। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरशद तकी, एंड वी आर ग्लैड कि हमारी डॉक्टर साहब से बात हो रही है, PMC में किसी वकील से बात नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही आपसे भी दरख्वास्त करेंगे इस नशिस्त को शुरू करने से पहले कि हम यहाँ जेन्युइनली एक मसला हल करने की कोशिश करेंगे और हम आपसे तवक्को करेंगे कि आप भी खुले दिल के साथ हमारी बातें, जो सवालात हमारे तवस्सुत से पहुँचेंगे आप तक, वो सुनिए और किसी सोल्यूशन, किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। अगर आप अपनी बात पे कायम रहेंगे और स्टूडेंट्स अपनी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह रहेगा, बिकॉज दे आर फ्यूचर्स एट स्टेक हियर। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि व्हेन स्टूडेंट्स से कि आउट ऑफ सिलेबस है और आप लोग ये कहते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो कोई बाउंड्री आपने सेट की थी कि हम इस एरिया, इस जॉनरा से सवालात पूछेंगे, या फिर बिल्कुल ब्लाइंडली बच्चे जाकर बैठ गए और पेपर सामने आ गया? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया क्लैरिफाई करने का पोजीशन। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन रेगुलेटर है मेडिकल प्रोफेशन का और उसके जो मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ हैं उनमें से एक जिम्मेदारी है स्टैंडर्ड सेट करना। तो वो स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड ये है कि एंट्री के लेवल पे कैसा स्टूडेंट होना चाहिए जो कि मेडिकल कॉलेज में जाए। ये टेस्ट उसके सिलसिले का एक हिस्सा है और हमने थोड़ा सा क्लैरिफाई बार बार कर चुके हैं कि ये FSC की रेपुटेशन नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट टेस्ट है जो देखने के लिए। तो अगली बात आपकी कि इसका सिलेबस, जी इसका सिलेबस बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया था, एकेडमिक बोर्ड ने बनाया, इसमें एक्सपर्ट्स जो लाए गए वो IBCC से लाए गए, डिफरेंट बोर्ड से ओपिनियन, तमाम बोर्ड से ओपिनियन ली गई। उसके बाद एक फाइनल कॉमन सिलेबस था, A लेवल्स के सिलेबस को सामने रखते हुए और इन तमाम सिलेबाई को सामने रखते हुए और उसको एंडोर्स कराया गया IBCC से, जो कि तमाम बोर्ड्स की नुमाइंदगी करते हैं। सो एक कॉमन सिलेबस है जो कि डिस्प्लेड था, मौजूद था। उसके अंदर इवन डिफिकल्टी लेवल भी डिटरमिन थे जो बोर्ड ने डिटरमिन किए हुए थे, जो एकेडमिक बोर्ड जिसका ये काम है। अब अगली बात आ गई कि क्या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं? तमाम क्वेश्चंस जो थे वो एक्सपर्ट्स ने बनाए और 2 बार एक्सपर्ट से रिव्यू प्रोसेस कराया गया ताकि देख लिया जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन सिलेबस से बाहर हैं। सो इस हद तक तो हम कर सकते हैं रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई क्वेश्चन जो है अभी तक हमें ये किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया स्पेसिफिकली कि जी ये क्वेश्चन आया है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। ये एक जनरल आप बात कर रही हैं, बट हमें कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस या आइटम्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे तो हम उनको जरूर देख लेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चंस हम तक स्क्रीनशॉट की सूरत में पहुंच रहे हैं ना, हम यहाँ पे उसे इसलिए नहीं कह रहे हूँ कि आपका मौके उस सिलसिले में पहले ही सामने आ गया कि वो जी डेमो से उठा के, जैसे वो ब्लड ग्रुप AB वाला, उसमें जाहिर है कि इट्स अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, लेकिन वो सिर्फ AB को डोनेट कर सकता है, वो की कुछ और दिखा रही है, वो जो स्क्रीनशॉट गर्दिश कर रहे हैं। PMC को मौक़िफ़ ये है कि जनाब ये फेक स्क्रीनशॉट्स हैं, ऐसा ही है डॉक्टर साहब? जी, हमारा मौक़िफ़ यही है। हमने इनको रिव्यू किया, एक चीज जो सोशल मीडिया पे जाती रही हम उसको चेक करते रहे
अच्छा डॉक्टर साहब, मेजॉरिटी ऑफ देम वर डॉक्टर्ड, आई वुड से। राइट। दूसरी बात जिस पे एतराज उठा जा रहा है और इसकी आप क्लैरिटी दे सकते हैं कि ये ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल्स जो हैं ये डिफरेंट हैं, डिफरेंट किस्म के पेपर्स जो हैं वो बांटे गए हैं, बहुत से 60 पेपर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब लोगों का बहुत ये कहना है कि जब कोई चीज़ मेरिट बेस्ड होती है तो आप डिसीजन किस तरह ले सकते हैं। ये बहुत स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि अगर किसी को आसान पेपर आया है उसके हिसाब से, किसी को डिफिकल्ट पेपर आया है उसके हिसाब से, तो ये मेरिट तो एक ना हुआ। मेरिट उस चीज पे होता है जब एक ही चीज सारों को दी जाए और उस पे डिसाइड हो हु डिड बेटर एंड हु डिड नॉट। एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस हो, उनको ऑर्डर तब्दील कर दिया जाए, लेकिन तमाम बच्चे वो एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, यहाँ पे वो नहीं हो रहा। तो ये स्टूडेंट्स का ये भी एक ऑब्जेक्शन है। माफ कीजिए, इसके बारे में सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का क्या डिफिकल्टी लेवल है। क्योंकि अगर हम वो भी ये कहें कि एक ही पेपर है तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चों ने डिफरेंट तरीके से पढ़ा होगा, उनके लिए भी फिर वो डिफिकल्टी लेवल्स डिफरेंट हो जाएंगे। बट एक्सपर्ट्स डिटरमिन करते हैं और एक कॉमन पूल है जिसमें से रैंडमली एलोकेट किया जाता है क्वेश्चन सेट किसी हर स्टूडेंट को, और उस सब का डिफिकल्टी लेवल जो है वो ऑलरेडी प्री असाइंड होता है उन क्वेश्चंस का, उन्हीं में से रैंडमली एलोकेट किए जाते हैं। सो ये इसके बारे में कि जो डिफिकल्टी लेवल एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट होगा, वो एक रेलेवेंट तो रिलेटिव चीज तो हो सकती है कि मेरे लिए एक सवाल इसलिए डिफिकल्ट हो क्योंकि मैंने वो नहीं पढ़ा और दूसरे के लिए आसान हो क्योंकि उसने पढ़ा है। लेकिन जनरली जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जिस सवाल को ईजी या डिफिकल्ट या मॉडरेट असाइन करते हैं और दो सेट ऑफ रिव्यूअर्स उसको एग्री करते हैं, तो उस सवाल का लेवल उसके हिसाब से असाइन। अच्छा, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट ये हर बच्चे को बराबर तकसीम हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि एक को मॉडरेट आ रहे हैं, एक को इजी आ रहे हैं, एक को डिफिकल्ट आ रहे हैं? जी नहीं, जो पूल असाइन किया गया क्वेश्चंस का उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो उसी हिसाब से कैटेगराइज करके। डॉक्टर साहब, बच्चे फिर बारहा ये कह रहे हैं कि आपका मौक़िफ़ भी सुन लिया, बच्चों का भी सुन लें, देयर इज नो प्रोसेस ऑफ रिव्यू। अगर एक बच्चा इतना कॉन्फिडेंट है कि उसको ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे तो वो कहीं रिव्यू नहीं, वो आप देख नहीं सकता, वो अपना पेपर नहीं रिव्यू कर सकता। तो इसके बारे में कोई मैकेनिज्म आप बनाने की कोशिश करेंगे? फिर बच्चे कह रहे हैं बार बार जो स्टूडेंट्स हैं कि एल्गोरिदम में मसले हैं, एज इन कीज ही गलत हैं, जो क्वेश्चन सही है वो सिस्टमैटिकली एरर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। जी, पहली चीज ये कि ये एक्सप्लेनेशंस हैं मार्क्स कमाने की, आई मीन जो कि लोग दे रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन जब टेस्ट कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा तो उसके बाद तमाम प्रोसेस, और थ्रू आउट हम इस तमाम प्रोसेस का साथ साथ भी रिव्यू करते जा रहे हैं। डेली जैसे जैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस उनको देखा भी जा रहा है, और ये कि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। अभी तक हमें स्पेसिफिक कोई नहीं बताए गए, ये एक जनरल है। मैं थोड़ा सा ये बता दूं जो जनरल कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो और जनरल मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसको कि हमने बार बार अभी क्लियर भी किया और आपके तवज्जुह से भी क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि उसका ताल्लुक आगे जो फ्यूचर में बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनके मोरल के और उनके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट ना करे। पहली बात कि ये कहा जा रहा है कि जी अगर आप एक क्वेश्चन स्किप कर लेंगे और वापस मुड़ के आके उसको करेंगे तो वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। ये बात गलत है, ये बात गलत है, और हमने मल्टीपल टेस्टिंग के साथ ही कर लिया। लेकिन डॉक्टर साहब वैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन की है, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। बात ये है कि देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन में मेरे जो मार्क्स आते हैं वो जो मैंने अज्यूम किया है वो नहीं आते, तो उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन तो फिर आप की दे देना कि ये सही सवाल है। और जी एक्सप्लेनेशंस जो होती हैं वो उनको रीइंफोर्स किया गया सिस्टमैटिक मिस इन्फॉर्मेशन से कि ये इस वजह से हो रहा है, और हमने बता दिया कि ये गलत है, इस वजह से नहीं हो रहा। आप अपना क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, वापस आके अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन को भी रिवाइज कर सकते हैं। इस दौरान अगर कोई इंटरनेट डिस्कनेक्टिविटी का कोई सिग्नल आता है तो उसका कोई बेयरिंग नहीं है आपके टेस्ट पे। आप उसको दोबारा से जाके दे के दोबारा तमाम क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाए टेस्ट तो उसको रिव्यू कर लें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं रिव्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सबमिट करने से पहले, लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बारहा ये बच्चे कह रहे हैं कि जब हम रिव्यू करते हैं उस आंसर को या फिर पीछे जाके अटेम्प्ट करते हैं तो वो कैलकुलेट नहीं होता। आप लोगों ने इसको काउंटर चेक कर लिया है कि कैलकुलेट होता है? जी हम मल्टीपल ये हम चेक कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप, और ये तो बड़ा सिंपल चेक है कि अगर कोई होगा कि ये क्वेश्चन काउंट नहीं होगा तो दैट विल काउंट एज अनआंसर्ड क्वेश्चन।
तो अनआंसर्ड क्वेश्चन तो हमें पता मालूम अच्छा, हो जाता है। आंसर की नहीं फराम की जा रही है, या फिर रिव्यू का कोई सिस्टम बना दें, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे इससे पहले आपको पता है दुनिया में पाकिस्तान जब से बना है उसके बाद मतलब कब से लोग डॉक्टर बन रहे हैं, आप भी बने, सभी लोग बने। अब इस मर्तबा अगर एक पहाड़ खड़ा हो गया है तो देयर शुड बी सम सेंस बिहाइंड इट। हम लोग नोबडी शुड बी रिजिड इनफ अबाउट इट कि जनाब उसको रिव्यू ना कर सकें या देख ना सकें। कुछ तो जेन्युइन इशू है जिसको रिजॉल्व करने की आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप कोशिश करें। दीज आर द टॉपर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक हजार से ऊपर वाले बच्चों की हम बात कर रहे हैं जो फेल हो रहे हैं टेस्ट में। जी, मेरी सुनिए कि रिव्यू प्रोसेस होगा जब जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा तो ये तमाम का तमाम प्रोसेस रिव्यू होगा, इसलिए कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहले ये बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने का आइडिया ही यही था कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड हो जिसको कि हम डिफरेंट तरीकों से कोरिलेट भी कर सकें और उसको डिफरेंट फैक्टर्स के साथ भी कोरिलेट कर सकें, और उनका एग्जाम्स को जैसे आइटम्स को लोग बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनकी रोशनी में हम आगे के लिए गाइड भी कर सकें लर्निंग को और अपने टेस्ट को भी इम्प्रूव कर सकें। लेकिन अभी तक ये एक है जो रिव्यू का प्रोसेस है वो होगा, वो हो रहा है, और जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त एक कंप्लीट रिव्यू होगा, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तमाम बच्चों ने जो टेस्ट दिया। बच्चों को रिव्यू की इजाजत होगी अपना टेस्ट, बच्चों को रिव्यू की इजाजत होगी अपना टेस्ट। देखें इंडिविजुअल रिव्यू, दुनिया भर में स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो रहे हैं, हर तरफ असेसमेंट टेस्ट अब कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हो रहे हैं, और ये कहीं भी नहीं होता कि आप हर बच्चा कहे कि जी मुझे मेरा टेस्ट दिखाओ। ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। 2 लाख बच्चे हैं और 2 लाख कैंडिडेट्स हैं और हर कोई अपना इस तरह ये इसकी लॉजिस्टिक जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। हम रिव्यू एक ऐसा होता है कि आप उसको ओवरऑल तमाम क्वेश्चन का, तमाम पूल का रिव्यू कर सकते हैं, हम रैंडम सैंपल्स को रिव्यू कर सकते हैं, और ये सब चीजें होंगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें टेस्ट कंप्लीट हो लेने दें। इंशाल्लाह ये सब का सब आपके सामने ट्रांसपेरेंट और आपके सामने क्लियर होगा, और हम आपके साथ तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। राइट, ये बहुत अच्छा होगा बिकॉज स्टिल बच्चों के तो स्टूडेंट्स के तो बहुत से नहीं कर सकता अपना रिव्यू, नहीं कर सकता अपना इंडिविजुअल रिव्यू नहीं कर सकता। अच्छा मैं माफ कीजिएगा, इसमें बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे कि ये जाके किया जा सकता है और उनको भी यूज किया जाएगा। जो भी हमें जो भी कोई महसूस करेगा, ये देखें पब्लिक एक एंटिटी है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, सो उसके ऊपर बहुत सारे पब्लिक चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और वो सारे के सारे हमें मौजूद है और हमें मालूम है कि हम सबके सामने और सोसाइटी के सामने 2 लाख पूरे तो नहीं आ जाएंगे रिव्यू के लिए, अगर कोई दरखास्त देता है तो होना चाहिए। पूरा महीना ये टेस्ट चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये आया है कि बहुत से डिफरेंट फोरम्स हैं जिसमें ये जब टेस्ट हो जाता है तो वो रिक्रिएट कर देते हैं, जी ये सवाल थे और सब कुछ, और चूंकि जो टेस्ट क्रिएटिंग अथॉरिटीज है वो दोबारा से कुछ सवाल डाल रहे हैं। स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी टेकिंग दीज टेस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ will have an unfair advantage, ये भी इनका कहना है कि तब तक उनको ज्यादातर चीजें पता चल चुकी होंगी। अब तक ये देखें, ये इसी तरह की ये रैंडम एलोकेशन और कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग में ये एक एडवांटेज हुआ, ये पहले होता था और इसी वजह से हमें यहाँ कन्वर्ट करना पड़ा कि, और आपने खुद, अगर आप पिछले हमारे रिजल्ट्स देखें तो तमाम के तमाम जो क्वेश्चन बैंक्स होते थे वो जा चुके होते थे एकेडमीज के पास, जो कि वो पूरे के पूरे उनको प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में और एमसीक्यू टेस्ट की फॉर्म में वो करवा देते थे, और स्टूडेंट्स जो थे वो 90s में स्कोर कर रहे होते थे, और इतना हाई 90s में स्कोर और इस स्कोर का था कि इसकी डिस्क्रिमिनेटरी वैल्यू जो असल है टेस्ट की वो कम होती जा रही थी। अब आप देख लें, इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के टेस्ट गुजर चुके हैं, 20 टेस्ट, कितने क्वेश्चन हैं जो अभी तक वहां पे आके और शेयर होके और रिवील हो चुके हैं। रिवील होते हो तो सामने आपके सामने आ चुके होते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसलिए इस किस्म के टेस्ट में वो सिस्टमैटिक रिकॉल करवाना और आपको लोगों से ये कहना कि वापस आके हमें क्वेश्चन पूल बना दो, वो मुमकिन नहीं रहा, और ये भी एक रीजन है कि कुछ लोग नाराज हैं हमसे। डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि एक ओवरवेलमिंग नंबर है स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का हु आर डिससैटिस्फाइड विद दिस सेटअप, एंड ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के मुबैना तौर पर एलिजिडली ये खबरें आ रही हैं कि जब टेंडर पास हुआ, जो कंपनी ये टेस्ट आपके असिस्टेंस में करा रही है, जो कंपनी एक्चुअली करा रही है वो इश्तिहार छपने के बाद रजिस्टर हुई और मुबैना तौर पर पीएमसी के अपने लोग जो हैं उनका इस कंपनी से कुछ लेना देना है एंड फाइनेंशियल एडवांटेज
डिसएडवांटेजेस, ये सारे ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। एक तो इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। फिर अगर एक ओवरवेलमिंग नंबर है हु आर शोइंग रिजर्वेशंस ऑन द सिस्टम और ये जिस भी तरीके से टेस्ट लिए जा रहे हैं टैब्स पे, आप लोग इस पे नजरसानी करने को तैयार हैं या नहीं? जो हो गया वो हो रहा है। जी, पहली बात सवाल के जवाब में, ये मैटर सब जुडिस भी है और कोर्ट ने इसके ऊपर प्रॉपर फोरम भी बना दी है इस सारे प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए। ये कोर्ट का इसको डिसीजन उन्होंने रेफर कर दिया जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है कि आप इस सारे कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कर लीजिए। और वो और वंस अगेन जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक पब्लिक कंपनी है और इसके हर तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, हर चीज जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं और पब्लिक स्क्रूटनी के लिए होता है। सो वो तो स्क्रूटनी हो रही है और उसकी जो लेजिटिमेसी है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। सेकंड, मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप कहें कि जी क्या हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को छोड़ दें और हमेशा उसी पेपर बेस्ड टेस्ट पे रहें, तो अगर तमाम दुनिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे आ रही है, और उसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड में वजह भी दे दूं, उसका मकसद ये है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हमें वो डेटाबेस फराहम करती है जो हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाने में मदद देता है कि हमारे स्टूडेंट कैसे पढ़ रहे हैं। आप उसको इस तरह से भी तो देखें कि जब आप एक क्वेश्चन को असेस कर रहे हैं, जब एक आप आइटम को असेस करेंगे हटके, और आपके पास बिकॉज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग तमाम इंफॉर्मेशन होगी कि ये टेस्ट करने वाले बच्चे जो हैं, ये आइटम सिलेक्ट करने वाले बच्चे जो हैं, उन्होंने कौन से कॉलेज से आए, पब्लिक कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, किस रीजन से था, तो हमें एक्चुअली इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारी लर्निंग कैसे हो रही है। हमें अपने अब आप भी हमसे किसी हद तक एग्री करेंगे मेरे ख्याल में, चाहे वो जैसे भी इश्यूज हों, कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है दुनिया के लेवल पे। देखिए अल्टीमेटली कंप्यूटर बेस पे जाना पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज बिल्कुल जाना पड़ेगा। सेकंड, मेडिकल कॉलेज में इस वक्त आप ये देखें कि 2 लाख एप्लीकेंट्स हैं, 20,000 सीट्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी। एक हमारे पास हाल ये होता है कि जो पहले होता था सॉर्ट ऑफ पॉपुलिस्ट, कि आप आसान सा पेपर बना दें, उसको इस तरह से होल्ड कर लें कि आपके 2 लाख में से बहुत सारे ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो पास भी हो जाए और ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनके हाई 80s में मार्क्स भी आ जाए। वो सब के सब खुश होंगे टेस्ट से, लेकिन उस टेस्ट की डिस्क्रिमिनेटरी वैल्यू कोई नहीं रहेगी। वो एक फिल्टर के तौर पे काम फिर नहीं कर सकेगा। फिर आपको कोई और फिल्टर लगाने पड़ेंगे जो कि एफएससी है, दूसरा फिल्टर। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि ये जो टेस्ट अगर फेल करेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दाखिले हैं उन पे भी ये टेस्ट लागू होगा या वो अपने अलग एडमिशन क्राइटेरिया और प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं? देखिए जी, जहां तक पीएमसी की रेगुलेशंस का ताल्लुक है, एडमिट होने वाले हर बच्चे के लिए ये टेस्ट पास करना लाजमी, चाहे प्राइवेट या सरकारी सीट पे हो। कोई भी कॉलेज हो, उसमें दाखिले के लिए ये टेस्ट पास करना लाजमी है। अब आगे चाहे पब्लिक कॉलेजेस हों या प्राइवेट कॉलेजेस हों, उनको ये कानून इख्तियार देता है कि आप अपनी एडमिशन पॉलिसी दें जिसके अंदर आप वेटेजेस डिफरेंट फैक्टर्स की आप रख सकती हैं। अब वो कोई इंस्टीट्यूशन अगर वेटेज रखता है कि हमें सिर्फ MD कैट को पास करना क्राइटेरिया है और हम इसके स्कोर को वेटेज नहीं देंगे, तो वो दे आर एट लिबर्टी टू दैट। पब्लिक कॉलेजेस के केस में कानून मैंडेट करता है कि 50% वेटेज MD कैट की। अच्छा डॉक्टर साहब, NLE का भी हम पूछेंगे वैसे आपसे, लेकिन आपके पास कोई और सवाल है? मैं तो एक दफा डॉक्टर साहब से यही पूछना चाह रही थी कि बहुत से हमें आपकी कॉन्वर्सेशन के दौरान भी बहुत से सवाल आ रहे हैं और रिपीटेड वही सवाल आ रहे हैं, तो एक दफ़ा फिर अगर आप ये बता सकें कि आफ्टर दिस प्रोसेस इज ओवर, इसमें जो कंसर्न स्टूडेंट्स के, ऑब्वियसली तब तक तो आप लोगों ने भी नोटिस कर लिए होंगे कि क्या क्या मेजॉरिटी कंसर्न्स आ रहे हैं, और ख़ासतौर पे ये कंसर्न है कि ये सिलेबस जो है, अगर हर किताब पढ़ना, PTB, फेडरल, KP, मतलब ये बड़ा मुश्किल है कि आप हर बोर्ड की नॉलेज हासिल करके एक एग्ज़ाम दें, ये स्टूडेंट्स का कहना है कि बहुत मुश्किल है। तो हम आपसे दोबारा एक दफ़ा ये सुनना चाहते हैं कि आफ्टर दिस होल प्रोसेस इज ओवर, आप रिव्यू करेंगे, कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे? जी, कंसर्न्स तो पहले मैं बता दूं कि कंसर्न्स तो हम साथ साथ एड्रेस कर भी रहे हैं, आई मीन बैक एंड पे, लेकिन जब हमारे पास कंप्लीट डेटा होगा तो हम आप सबके साथ वो कंप्लीट डेटा शेयर होगा, इस सेंस में कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम शेयर भी करेंगे और आप खुद देख लेंगे कि उस इंफॉर्मेशन की लाइट में आपको जो आपको
इन्फॉर्म्ड होंगे सारे टेस्ट के बारे में। डॉक्टर साहब ठीक है, क्विकली ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनएलई, जो लाइसेंसिंग एग्जाम जो शुरू किया गया है। डॉक्टर्स कुछ परेशान है कि जनाब इतने पढ़ पढ़ के वैसे ही आधे हो जाते हैं प्रॉफ दे के, और उसके बाद ये एनएलई भी आ गया है। ठीक है, अमेरिका यूएसएमएलई लेता है लेकिन यूके प्लैब नहीं लेता है, तो इसके पीछे क्या साइंस है? ये भी फैसला हतमी है या फिर इस पे कुछ रिव्यू हो सकता है? कानून बना, कानून के अंदर है एक तो, दूसरा और पीएमसी का काम है कानून पे अमल दरामद कराना। थोड़ी सी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पीएमसी को जो इवन कोर्ट ने अब एक ऑर्डर कर दिया कि 2020 सितंबर के बाद का जो कोई ग्रेजुएट है उसको लाइसेंसिंग एग्जाम देना लाज़िम है। सो अब हमें तो कोर्ट ने भी पाबंद किया। एक दूसरी बात ये है कि ये लाइसेंसिंग एग्जाम इंग्लैंड नहीं लेता, लेकिन इंग्लैंड ने भी अब आगे मूविंग फॉरवर्ड उसको कर दिया है, अनाउंस कर चुके हैं और वो शुरू हो जाएगा 2023 से। हम इस स्टेज पे क्यों ले रहे हैं? इस एक तो पहली बात तो ये है कि कानून है, दूसरा ये है कि हम इसको फेज इन कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जब एक बच्चा ग्रेजुएट करने के बाद, हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर का लाइसेंस लेने आए तो कुछ बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ के हमें एस्टेब्लिश कर लें कि वो सेफली पेशेंट को देख के डिसीजंस कर सकता है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस। क्योंकि माइंड यू हाउस जॉब की हद तक उस वक्त तक एक जो भी मेडिकल ग्रेजुएट है या उसके वो उस वक्त तक अंडर डायरेक्ट सुपरविजन काम कर रहा होता है और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता उन डिसीजंस के लिए। वो डिसीजंस इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस उसको उस वक्त लेने की इजाजत होती है जब उसे लाइसेंस मिलता है। सो उस लाइसेंस से पहले हम एक एग्जाम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और दुनिया भर में अब ये इस तरफ ट्रेंड हो रहा है, जहाँ नहीं था वहाँ भी वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। ऑलराइट, डॉक्टर अरशद तकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारे सवालों के जवाब भी दिए, अपना टाइम भी दिया। लेट्स टॉक क्रिकेट नाउ, और आपको बताएं कि पिछले चंद रोज से पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से गैर मामूली खबरें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। क्रिकेट बोर्ड में रमीज़ राजा की बाकायदा एंट्री से पहले ही हेड कोच और बॉलिंग कोच के इस्तीफे भी सामने आ गए। नामजद चेयरमैन की कप्तान बाबर आजम समेत खिलाड़ियों, आला ओहदेदारान और कोचेस से मुलाकातें भी अरूज पर हैं। रमीज़ राजा के चेयरमैन बनने से पहले कई फैसलों पर असरअंदाज होने के वाज़े इशारे मिल रहे हैं। जाहिर हो रहा है क्रिकेट बोर्ड टीम सिलेक्शन, कोचिंग और खिलाड़ियों के मामलात में बराह रास्त किरदार अदा कर रहा है और इसका असर मुस्बत पड़ेगा या मनफी, अब यही वो बातें हैं जिनका हमको जायजा लेना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। खालिद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आ रही है, नई टीम आ गई है, नए कोचेस आ गए, उबूरी हैं ऑल दो, तो पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियां भी सामने आनी चाहिए। दैट वुड टेक टाइम। आप समझते हैं कि मजमूई तौर पर क्रिकेट के लिए बेहतरी हो रही है या बेहतर दिन आने वाले हैं? आपका पर्सनल तज्जिया क्या कहता है? ये एक मामूल की तब्दीली है। मामूल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट के आइन के तहत जो चेयरमैन है उसका अहदा 3 साल का होता है और वो 3 साल ख़त्म हुए थे तो ज़ाहिर नया चेयरमैन आना था। हाँ, जो गैर मामूली बात हो रही है कि लोग अपने इस्तीफ़े देना शुरू हो गए हैं, जिसमें हेड कोच मिसबाहुल हक शामिल हैं, फिर बॉलिंग कोच वकार यूनुस हैं। ये गैर मामूली बात है और गैर मामूली लिहाज से कि बहुत बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं जिसमें T20 के मैच हैं और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड और दूसरी टीम, उससे पहले न्यूजीलैंड और दूसरी टीमों से भी मुकाबले हैं। तो इनको सामने रखते हुए कुछ काफ़ी अफरा तफरी की कैफियत दिखाई देती है। इस तरह नहीं होता। अब इन दोनों जो खिलाड़ी हैं या साबका खिलाड़ी और जो हेड कोच और बॉलिंग कोच हैं, इनके अभी जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें 1.5 साल का अभी मुद्दत बाकी थी। ये क्यों छोड़ गए हैं? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी धचका है, ये टीम के लिए भी तशवीश का बायस है और क्रिकेट बोर्ड के लिए सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो नहीं सोचते तो फिर बड़ी अजीब बात होगी। खालिद महमूद साहब, ये भी बताइएगा कि रमीज़ राजा साहब मुतवक्के चेयरमैन बोर्ड होंगे, लेकिन ओहदा मिलने से पहले ही काफ़ी एक्टिव हैं और खिलाड़ियों से मुलाकात भी उनकी हो रही है, तो वहीं बोर्ड टीम सिलेक्शन का दिफा करता भी नज़र आ रहा है। पूछना हमने आपसे ये है कि क्या बोर्ड का ये काम है कि टीम सिलेक्शन और उस पर खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात में ख़ुद मुदाखलत करे? ये मेरे ख्याल में गैर आइनी चीज़ें हैं। गैर आइनी इसलिए मैं कह रहा हूँ
कि जब टीम सिलेक्ट होती है तो उसका चुनाव जो है उसकी मंजूरी वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड देते हैं। हमारे हर आइन में कुछ ऐसी बात ही होती थी, अब भी मेरा ख्याल है यही बात होगी। तो अब चूँकि चेयरमैन तो है ही कोई नहीं, पहले चेयरमैन एहसान मानी साहब का ओहदे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता कि टीम के चुनाव की मंजूरी किससे ली गई है, और ये मंजूरी बड़ी अहम चीज़ है। इसलिए अहम चीज़ होती है कि अगर कोई सिलेक्शन कमेटी ख़राबी करे या गलती करे, किसी को नज़रअंदाज कर जाए, तो एक इतनी रखी जाती है उसमें प्रोविज़न कि उसका इत्माम किया जाता है कि वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास जब मंजूरी के लिए जाए तो वहाँ उसकी इस्लाह हो सके। अब यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आती। रमीज़ राजा किस हैसियत में ये सब कुछ कर रहे हैं, वो बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्निंग बोर्ड है उसके रुकन उनका नॉमिनेशन हुई है। इस हैसियत में मैं नहीं समझता कि वो किसी चीज़ की मंजूरी भी दे सकते हैं। वो मेरा ख्याल है वो अपना होमवर्क कर रहे हैं ताकि उनको पता चल जाए कि सूरत हाल क्या है क्रिकेट बोर्ड में, और जब अगर उनका इंतखाब हो जाए, जो कि यकीनी है हो जाएगा, तो वो फिर उनको आसानी हो सके। अच्छा सर, खालिद साहब ये बताइएगा, टीम सिलेक्शन की बात ही कर लें तो उसमें शोएब मलिक, सरफराज जो अब मोटरसाइकिल पे हमें घूमते नज़र आ रहे हैं, वहाब रियाज जैसे लोगों को जगह नहीं मिली है, जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप ही होता अगर जगह मिल जाती। तो अब बोर्ड को उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रखने चाहिए या कुछ अल्टरनेटिव नज़र आएगा आने वाले दिनों में इस सिलसिले में? देखिए, अगर वो क्रिकेट बोर्ड ने, या क्रिकेट बोर्ड की बजाय मैं कहूँगा सिलेक्शन कमेटी ने इस काबिल उनको नहीं समझा कि मौजूदा चुनाव में टीम में वो अपनी जगह बना सकें, तो फिर उनकी जगह कहाँ बनेगी या उनको मज़ीद मौका कहाँ मिलेगा। तो फिर तो लगता है कि क्रिकेट बोर्ड की नज़र में वो क्रिकेट से अपनी बेहतरीन सलाहियतें दिखा चुके हैं और मज़ीद उनको मौका देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सूरत हाल है तो फिर तो उसका मंतकी नतीजा यही होना चाहिए कि उनके साथ जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आइंदा ना किए जाए, अगर ये बात है। लेकिन अगर गलती से रह गए हैं या अभी क्रिकेट बोर्ड उनको समझता है कि वो इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मज़ीद खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, तो फिर उनके बारे में कुछ ना कुछ कहा जाना चाहिए। बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, और ना सिर्फ बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, बड़े तजुर्बाकार हैं, और साबका सालों में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और टीम के लिए बहुत शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब। अच्छा जी, कराची में इस बार बादल ज़रा रुक रुक कर बरस रहे हैं, थैंक गॉड फॉर दैट बाय द वे, और कराची वाले इस पर खुश हैं और थोड़ा सा उनको मौका मिला है कि इस बारिश को एंजॉय भी कर लें थोड़ा सा। उन्हें पिछले साल का बदतरीन तजुर्बा जो है वो अभी तक नहीं भूला, लेकिन वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश भी कराची से संभालना जो है वो मुश्किल हो रहा है। और कल शहर में बादल बरसते ही सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी और बारिश शुरू होते ही कई इलाकों में बिजली भी गायब हो गई। ये तो एक मामूल सी बात होगी है, ऑल्दो ये नहीं होना चाहिए। एक के बाद एक बारिश बता रही है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कहीं बह चुका है, और सिंध हुकूमत से तो पहले ही किसी बड़े कारनामे की उम्मीद ना थी, लेकिन कराची को दुनिया का जदीद तरीन शहर बनाने के दावेदार तहरीक इंसाफ भी वादों पर पूरी ना उतर सकी। और ठीक एक साल पहले वज़ीर आज़म ने कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। साल भर ऐलानात पर ऐलानात होते रहे, लेकिन अमलन कोई काबिल ज़िक्र काम नज़र नहीं आया। इसी पे बात कर लेते हैं, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब शुक्रिया। खुर्रम साहब, पीपल्स पार्टी और MQM से मायूस कराची वालों ने आपको वोट दिया, आपको इक़्तिदार मिलाए, फिर आपने बारिश में शहर की तबाही देखकर 1100 अरब रुपए के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया, लेकिन एक साल सर गुजर गया है। वैसे ओवरऑल इक़्तिदार को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब ये इसी सीज़न की 2-3 बारिशों में पता लग गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर प्रॉब्ली रत्ती बराबर काम नहीं हुआ। आपको लगता है कि आपके वोटर सपोर्टर कराची वाले मायूस हैं आपकी कारकर्दगी से? जी देखिए, थोड़ी सी नाराज़गी मेरी आपसे भी है ना। आप मुझसे पूछ रहे हैं, किसी तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे से पूछ लीजिए कि 1100 अरब रुपए जो वज़ीर आज़म साहब ने आगे ऐलान किया था वो कहाँ खर्च हुए। हम बताएंगे ना आपको। आप देखें कि आपके नॉर्थ नाज़िमाबाद में 6 फ्लाईओवर्स बने,
वो पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ। आपका 6.4 किलोमीटर्स का नेशनल रोड बना, वो उसके ऊपर पैसे खर्च हुए। आपका नेपियर रोड 6.3 किलोमीटर्स का बना। आपका मंगोपी रोड आधा मुकम्मल हो गया, बाकी हिस्से के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। आपके 52 फायर ब्रिगेड जो हैं वो कराची के अंदर आए, वो पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ। आपका इस वक्त फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, इस वक्त आपका KCR के ऊपर काम चल रहा है, वो तमाम उन पैसों का हिस्सा है। आपका ग्रीन लाइन जो है वो कंप्लीशन के ऊपर है। इस वक्त नेक्स्ट मंथ आपकी जो हैं जो आपकी ग्रीन लाइन की बसेज हैं वो आपकी पहुंच रही हैं, वो उसका हिस्सा है। आपका K4 जो है वो 2023 दिसंबर के अंदर उन्होंने अनाउंस किया वापडा ने, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपना टेन्योर पूरा होने से पहले जो है अगस्त 18 से पहले हम उसको मुकम्मल करें, वो उसका हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, आपने बारिशों का जिक्र किया, 35 अरब रुपए इन 1100 अरब रुपए में से खर्च किए गए हैं कराची के 3 बड़े नालों। चलें ठीक है, अब ये हम जरूर पता करें। 35 में 1100 में से 35 नालों पे खर्च हो गए हैं। अच्छा जी, खुरम साहब चलें छोड़ें बाकी चीज़ें, ये बताएं कि अब ये सब तो फौरी तवज्जो के मसाइल हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लान भी तो होना चाहिए कराची में तहरीक इंसाफ को मजबूत करने के लिए। और ये लिटरली आप ही के लिए हम ये कह रहे हैं, वज़ीर आज़म की तवज्जो दरकार होगी, जो वो कभी इस तरफ आए तो ऑब्वियसली दें, यही हम चाहते भी हैं। गवर्नर हाउस के अलावा कभी शहर का चक्कर लगाने का इरादा उनका बने तो प्लीज हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, बिकॉज ये हिस्ट्री हम विटनेस करना चाहेंगे। अच्छा देखिए, ये बात आप भी जानते हैं कि जो जिम्मेदारियाँ शहर कराची की, चाहे वो सफाई सुथराई हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे स्कूलों में तालीम हो, चाहे वो अस्पतालों में इलाज हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, वो सारी जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, जिसके अंदर वो फेल हो गए। हम तो मजबूरन हमने ये कड़वा घूंट पिया और वज़ीर आज़म साहब अपने लास्ट विजिट में वज़ीर आला को अपने साथ बिठाया कराची की खातिर कि किसी तरह काम कर लें। पीपल्स पार्टी ने डेफिनेटली कोई काम नहीं करना है। सो लॉन्ग टर्म प्लान्स तो बिल्कुल डेफिनेटली बने हुए हैं, जैसे कि K4 है, वो लॉन्ग टर्म है कि कराची के अंदाज़न 15 साल का पानी का मसला हल हो जाएगा K4 की कंप्लीशन के बाद, जो आपकी PTI की गवर्नमेंट बना रही है। लॉन्ग टर्म प्लान आपके ट्रांसपोर्ट का है, जो कि ग्रीन लाइन कंप्लीट हो रहा है और वो जाहिर है कि वो आपकी PTI की गवर्नमेंट बना रही है, ये भी लॉन्ग टर्म है। आपका फ्रेट कॉरिडोर आपके वज़ीर आज़म बना रहे हैं, कराची शहर के ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। हैवी ट्रैफिक आपको रास्ते में नज़र नहीं आएगी। KPT और पिपरी के दरमियान शहर से बाहर, सूबे से बाहर जो हैवी ट्रैफिक जानी वो अंदर ही अंदर से निकल जाएगी। ये भी लॉन्ग टर्म प्लान है जो आपके वज़ीर आज़म आपके शहर के 3 बड़े नाले साफ़ कर रहे हैं। शहर कराची जो है वो डूबेगा नहीं जब बारिशें होंगी। लेकिन उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म प्लान जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूबे सिंध से हमने भगाना। ऑलराइट, खुर्रम शेर जमान साहब, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। टाइम बड़ा कम रह गया, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी एक करेक्शन या फिर आपको डेवलपमेंट बता दें कि हम जो वो रहमत की बात कर रहे थे ना कि लाहौर में जी बारिश हो रही है, बड़ी रहमत है, वो जहमत बन चुकी है। इतनी बारिश हो गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। और ये देख लें, कुछ अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। इनफैक्ट 124 मिलीमीटर जब बारिश होगी तो फिर ये हाल होगा दुनिया के किसी भी शहर में। लक्ष्मी चौक में तो अच्छा ठीक है ना, दिखाने तो दें हमने, मतलब व्हेन वी आर शोइंग एवरी अदर सिटी, व्हाई नॉट शो दिस एज वेल। इंतजामिया भी इसके बारे में वैसे तो फोरकास्ट था, कुछ कर सकती थी बिफोर हैंड, करना चाहिए था। एंड ऑल्सो बहुत से लोग जो हमें ट्वीट कर रहे हैं वो तो लाहौर के मौसम को थोड़ा सा स्केरी भी कह रहे हैं कि ये सुबह से ज़रा खौफनाक किस्म का जो है। तो ये जो आप लगता है मुझे पानी में लोग फिर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है बुज़दार साहब को भी ढूंढ रहे हैं कि सर आप ही कुछ कर देते हैं, क्योंकि हम तो यूजुअली यूज्ड टू होते हैं बारिश के, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन ऑफ है। सो आई होप कि बारिश रुके तो पानी जल्द अज जल्द या तो निकल जाए या इसको निकालने का इंतजाम किया जाए। खैर, लाहौर से मुख्तलिफ इलाकों से हमें ट्वीट्स आ रही हैं, मैं भी देख रहा था अस्करी 11 वगैरह में, एयरपोर्ट के अतराफ के इलाकों में बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है। आई होप एवरीबडी इज सेफ, प्लीज स्टे इनडोर्स। जब आपको पता हो कि मौसम हो गया है तो बेल ना बजाइएगा बारिश में, घंटी जो डोर बेल होती है ना उससे काफ़ी करंट। और इस सारे सिलसिले में प्लीज़ कोविड को ना भूलिएगा। 83 इज़ द नंबर इन द पास्ट 24 आवर्स जो अमवात हुई हैं। We're going to see you on Monday. Take care. Wear a mask. Get yourself vaccinated.